नेक्स्ट आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी यूनिट का पता होना चाहिए। ये वो होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, जो डेड स्पेस नहीं है। वो हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। हमारे पास ब्रोंक्यूल में भी टर्मिनल होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया और एल्वियोलाई। तो ये हमारे पास सारे वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है लंग्स में। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करता है, वो हमारे पास डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो कैपिलरी की थिकनेस, अब हम सारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसने क्रॉस करनी है, एल्वियोलाई में तो आ गया। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किस किस चीज पे कंपोज कर रही होती है जिसको इसने क्रॉस करना है ताकि वो हमारे पास ब्लड तक पहुंच सके। तो हमारे पास ये 6 लेयर्स होती है जो इसने क्रॉस करनी होती है। सबसे पहले तो वो एल्वियोलाई में आया है ना, तो एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट होता है, एक उसने पास करना है सर्फेक्टेंट को। सही हो गया। जब सर्फेक्टेंट को पास कर लेगा उसके बाद आ जाती है एल्वियोलर एपिथेलियम। फिर उसने एल्वियोलर एपिथेलियम को पास करना है जिसमें थिन एपिथेलियल सेल होते हैं, वो पास करेगा। फिर हमारे पास पड़ी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसको पास करना है एन एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये 3 चीजें पास करेगा तो वो एल्वियोलाई से पास होके इनटू द इंटरस्टिशियम आ गया। यानी सबसे पहले आपने याद रखना है कि लंग्स में इसने 3 लेयर्स को पास कर रहा है कि सर्फेक्टेंट को करेगा, ये हमारे पास एल्वियोलर एपिथेलियम को करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को करेगा। ये 3 पास कर ली। अब आगे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसमें जो एल्वियोलर एपिथेलियम और कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसके दरमियान इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये उसको पास करेगा, फोर्थ चीज। अब जब हमारे पास अब कैपिलरी की बारी आ गई, 4 स्टेप हो गया। अब कैपिलरी की बारी में कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन को करेगा और देन कैपिलरी की एंडोथेलियम को करेगा। तो यानी 3 हमने एल्वियोलाई के याद रखने हैं, देन इंटरस्टिशियल, और 2 हमने याद रखने हैं कैपिलरी के। तो ये अब आ गया ब्लड में। जो हमारे पास कैपिलरी होती है ना, इसका डायामीटर होता है बहुत छोटा। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मिलके 0.2 माइक्रोमीटर बनाती है, तो ये बहुत मतलब स्मॉल डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फर्दर आगे हमारे पास जो कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी का साइज होता है 5 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत छोटा है। तो इसमें ना हमारे पास आरबीसी बहुत करीब करीब होते हैं, तो इजीली हमारे पास फर्दर और डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ता। मतलब कैपिलरी में अगर ऑक्सीजन आ गया तो अब वो रेड ब्लड सेल के साथ ही अटैच हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में बहुत जुड़े होते हैं, जैसे लाइन में होते हैं, और बिल्कुल कोई और फर्दर प्लाज्मा वाला स्पेस इसको पार करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज जो है ना, अगर हम ये सारे सरफेस एरिया को देखें तो सरफेस एरिया 25/30 का रूम है ना, इतना सरफेस एरिया होता है, जो कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। इतना ज्यादा सरफेस एरिया में हमारे पास 60 to 140 ml ने गैस ने डिफ्यूज होना होता है। तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया और इतनी कम ने डिफ्यूज होना है, तो वो इतनी रैपिडली डिफ्यूज, इजीली डिफ्यूज होती है, इसलिए हमारा ब्लड इतना अच्छी तरह ऑक्सीजनेट होता है। तो ये उसकी रीजन है। तो ये हम आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन। तो ये सेम वही फैक्टर्स है जो ऊपर पढ़ के आए हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, फिर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो जो ये हम ऊपर अभी एक फॉर्मूला में आपको पढ़ा के आ चुका हूँ इसी चैप्टर में। तो अब हम पैथोलॉजी देखते हैं कि ये सारी सिचुएशंस कब होती है। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारे पास 2 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एडीमा। जब एडीमा होता है तो देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब पास कर रहा होता है तो उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड से भी पास करना पड़ रहा होता है। तो हमारे पास एडीमा के केस में थिकनेस ज्यादा हो जाती है एक। उसके अलावा हमारे पास फाइब्रोसिस के केस में एक डिजीज होती है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के केस में थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया, अब हमारे पास जो एम्फीसीमा की कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास एल्वियोलाई डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज करता है। तो एम्फीसीमा के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से हमारे पास जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो ज्यादा डिक्रीज होगी। नेक्स्ट उसके बाद फिर इसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमें पता है कि 2 चीजों पे डिपेंड करता है, गैस सोल्युबिलिटी पे कि गैस कितनी सोल्यूबल है, और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर वेट। तो अब ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिफ्यूज करती है 20 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है 20 टाइम फास्टर देन नाइट्रोजन। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे वही चीजें हैं जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास होती है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कैपेसिटी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ईच मिनट, यानी कितना वॉल्यूम गैस का पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर डिफरेंस पे हमारे पास एक्सचेंज होता है, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस एक मिनट में पर मिलीमीटर वन, अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस सिर्फ 1 हो। तो ऑक्सीजन का हमने निकाला तो वो आया 21 मिलीमीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ Hg। अब ये हमारे पास है पर मिलीमीटर ऑफ Hg, जबकि हमें पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का प्रेशर डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्वाइट रेस्पिरेशन में नॉर्मली होता है 11 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये तब था कि अगर प्रेशर डिफरेंस होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो अगर 11 मिलीमीटर ऑफ Hg है तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 230 मिलीलीटर आ जाएगी। अब हमारे पास पता है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी एक्सरसाइज में इंक्रीज करती है डिफ्यूजन कैपेसिटी, तो ये हमारे पास 21 से 65 तक चल जाएगी, और जब 65 तक चल जाएगी प्रेशर डिफरेंस भी इसमें हम लगाएंगे तो ये हमारे पास ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है क्यों एक्सरसाइज में। अब हमें पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन कैपेसिटी क्यों ज्यादा होती है। तो एक्सरसाइज में जो कुछ ऐसी कैपिलरीज होती है जो पहले ओपन नहीं होती वो ओपन हो जाती है, उसकी वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, और हमारी जो वेंटिलेशन है वो ज्यादा हो जाती है। जब आपका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है तो आपकी जल्दी जल्दी एयर अंदर आ रही है, तो उस वजह से हमारे पास वेंटिलेशन ज्यादा बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी प्रॉपर्ली मेजर नहीं की जा सकती क्योंकि ये बहुत रैपिड होती है, तो इसका हमने ये इस तरह आइडिया लगाया कि ऑक्सीजन से ये 20 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की हमने 21 पढ़ी थी, तो इसकी राउंड अबाउट 450 मिलीमीटर पर मिनट पर Hg, और अगर हम इसको एक्सरसाइज में देखें तो ये और ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये 20 टाइम्स होती है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटी बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड। तो ऑक्सीजन की भी डिफ्यूजन कैपेसिटी हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी रीजन क्या है और उसकी हमने प्रिडिक्ट कैसे किया वो अब हम देखते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी मेजर करनी है तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, फिर हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, और रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, कितनी ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हैं। बट हमें ये तीनों फैक्टर्स नहीं पता लग सकते क्योंकि जो हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पल्मोनरी कैपिलरीज में, वो बहुत मुश्किल होता है और इम्प्रेसाइज होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी रीजन हम थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड जब देंगे वो जब कैपिलरी में एंटर होगी तो वो सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास आ जाती है, ब्लड सेल्स पे लग जाती है। जब गैस हमारे पास ब्लड सेल्स पे लग जाती है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा है, जब हमारे पास गैस लग जाती है ब्लड सेल्स पे तो इसका पार्शियल प्रेशर 0 हो जाता है, क्योंकि सारी कार्बन मोनोऑक्साइड तो सेल्स आरबीसी के साथ अटैच होगी। तो इसका पार्शियल प्रेशर तो तब तक होना था जब ये फ्री फॉर्म में घूम रही होती, ये फ्री फॉर्म में नहीं घूम रही, तो हमारे पास जो ये होता है कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। फिर हम एयर का जो कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई में चेक कर लेते हैं उधर कितना है, तो उधर हमें एल्वियोलाई का पता लग गया, इधर से हमें इसका पता लग गया। उसके अलावा हमारे पास जो रेट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का उसका अपटेक पता होता है, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी है इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी तो हमने इस तरह मेजर कर ली, तो वो हमारे पास 1.23 टाइम लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी में हमने देखना होता है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट कितना है, तो ऑक्सीजन का 1.23 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम उस डिफ्यूजन तो हमारे पास 17 आंसर आया था डिफ्यूजन का कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.23 से, तो हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो यहाँ तक ये बताया हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ऑन एल्वियोलर गैस कंसंट्रेशन। अब जो हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है और इसको कंप्लीट एंड तक सुने, क्योंकि ये हमेशा जिंदगी में भी काम आना है, हर डिजीज के रिलेटेड इसने काम आना है।
तो अब इसको गौर से समझिएगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को हम कैसे शो करते हैं? V बाय Q से। जो ऊपर है V है, ये हमारे पास है वेंटिलेशन, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जो आप एयर इंस्पायर कर रहे हैं, वो हमारे पास जो एल्वियोलाई के अंदर एयर है, ये वो वेंटिलेशन है। ये Q है ब्लड फ्लो, ये वो ब्लड फ्लो है जो आपके एल्वियोलाई के सराउंडिंग में कैपिलरीज है। तो ये हमारे पास जो एल्वियोलाई के अंदर आ गया वेंटिलेशन है, बाकी जो कैपिलरीज है ये हमारे पास ब्लड फ्लो है, ये हमारे पास है परफ्यूजन। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमें बहुत पता होना चाहिए। अब इसमें हम वन बाय वन चीजें डिस्कस करते हैं और आगे हम इसके एबनॉर्मेलिटीज भी डिस्कस करेंगे और इसको नॉर्मली भी। द रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने जो वेंटिलेशन परफ्यूजन है ना, उसका कॉन्सेप्ट देखना है। अब ये देखें, सबसे पहले आ जाता है VA/Q। When alveolar ventilation is normal for the given alveolus, blood flow is also normal and the same for the alveolus. Normal condition में क्या है? हमारे पास VA/Q के नॉर्मल वेंटिलेशन हो एल्वियोलर की और नॉर्मल हमारे पास परफ्यूजन हो। सही हो गया। अब हम देखनी है कंडीशंस के जब हमारे पास कब ये जीरो होता है, कब ये इनफाइनाइट होता है और कब ये नॉर्मल होता है, और उसमें हमारे पास गैस की क्या कंसंट्रेशन होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि जीरो कब होता है। वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो में अगर हमारे पास वेंटिलेशन जीरो है तो आंसर हमारे पास जीरो आएगा। वो कब जीरो होती है वेंटिलेशन हमारे पास कब जीरो है कि एल्वियोलाई फॉर एग्जांपल ब्लॉक हो गया, तो वो हम पैथोलॉजिकल कंडीशन बाद में देखते हैं। यानी जब हमारे पास VA जीरो होगा तो हमारे पास वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो जीरो होगी। सही हो गया। अब हमारे पास जब जीरो होगी ना, इसमें यानी एल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं है, यानी एल्वियोलस के अंदर एयर है ही नहीं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल और ब्लड प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये एल्वियोलस है, ये हमारे पास कैपिलरी का ब्लड है, तो हमारे पास एल्वियोलस में एयर नहीं है, कैपिलरी के ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब हमारे पास पहले तो देखते हैं कि जो कैपिलरी ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो वो होती है हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये वीनस ब्लड की बात हो रही है जो कि कैपिलरीज में आ रहा होगा। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है हमारे पास 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हमारे पास है ब्लड में। अब हमने देखा कि एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस है ही नहीं, लेकिन कैपिलरी में है। कैपिलरी में ऑक्सीजन कितना है 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45 है, लेकिन एल्वियोलाई में कोई भी चीज नहीं है। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, कैपिलरी के जो गैस है वो मूव कर जाएगी एल्वियोलाई में, तो यानी जो ऑक्सीजन कैपिलरी में है वो मूव करेगी एल्वियोलाई में, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में है वो भी मूव करेगी इसके अंदर। तो इसकी अब पार्शियल प्रेशर हमारे पास जो इसके अंदर अब हमारे पास जो होगी गैसेस, उसकी कंसंट्रेशन ये होगी 40 या 45। तो यहाँ देख सकते हैं कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जीरो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसमें कोई गैस एक्सचेंज, ये हायर प्रेशर हमारे पास अब पार्शियल प्रेशर कैपिलरी में था, तो इस वजह से ये हमारे पास एल्वियोलस में चला गया। तो ये हम देखते हैं। तो इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट क्या है, कोई भी चीज को जीरो से डिवाइड करे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी वेंटिलेशन हमारे पास प्रेजेंट है बट जो हमारे पास प्रोफ्यूजन थी, जो हमारे पास ब्लड फ्लो था वो जीरो है। तो ये इस केस ये क्या होगा, इसमें हमारे पास वेंटिलेशन सही है बट वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है। यानी यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट है, प्रोफ्यूजन जीरो का मतलब है कि वहां पे कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट, ब्लड सप्लाई नहीं प्रेजेंट। यानी हमारे पास आपके सामने एल्वियोलाई है, ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अब हमारे पास जो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो वही होगा जो उन्होंने इंस्पायरेशन की थी। बिकॉज यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो ना तो यहाँ से डिफ्यूजन होगी, ना डिफ्यूजन होके अंदर कुछ आएगा। तो यानी ये वाली चीज तो जीरो होगी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर जो हमारे पास कंसेंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो वही होगी जो इंस्पायर्ड ह्यूमिड एयर में है, क्योंकि ह्यूमिड एयर हमने देखना होता है।
अब उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑलमोस्ट जीरो है और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑलमोस्ट जीरो है और ऑक्सीजन की हमारे पास ऑलमोस्ट 149 है। तो ये हमने देख लिया कि जो एल्वियोलर एयर हमारे पास है, आप लोग ने बस इसको रीड कर लेना, आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा कि जो ह्यूमिडिफाइड एयर है वही कंसेंट्रेशन होगी। तो हमने पहला केस डिस्कस किया जिसमें जीरो था वेंटिलेशन प्रोफिजन रेशियो का आंसर, तो उस केस में हमने कहा था जो कैपिलरी में होगी वही आ जाएगा एल्वियोलाई में, और जो जब हमारे पास प्रोफिजन नहीं होगी तो एल्वियोलाई में जो पहले से प्रेजेंट है एयर वही कार्बन डाइऑक्साइड की भी कंसेंट्रेशन होगी, वही ऑक्सीजन की भी। अब आ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास वेंटिलेशन भी प्रेजेंट है, प्रोफ्यूजन भी प्रेजेंट है, तो अब इसमें डिपेंड करती है कि कितनी कंसेंट्रेशन किस में होगी। तो इसमें हम देखते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नियर एल्वियोलर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज 104। हमारे पास वैसे आपने देख लिया कि अगर हमारे पास 149 होता है इंस्पायर एयर में, वन हमारे पास कितना होगा, वन वेट अ मिनट 149 हमारे पास इंस्पायर्ड एयर में हो गया, और हमारे पास जो एक्सपायर्ड एयर थी, जो हमारे पास वीनस ब्लड था, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना था 40। तो जो हमारे पास अब जब नॉर्मल वेंटिलेशन पर फ्रीजन रेशियो है तो ये उसके दरमियान में लाई करेगा 104, यानी कुछ हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में चली गई तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का था वो हमारे पास एल्वियोलस में कम हो गया, तो ये 104 है। वैसे पार्शियल प्रेशर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0 और कैपिलरी ब्लड में हमारे पास होता है 45। सही हो गया। अब उसमें से हमारे पास 40 जो है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा एल्वियोलस में। अब हमारे पास जो एल्वियोलस का पार्शियल प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का वो 40 है। वैसे हमारे पास ब्लड में कितना होता था 45 और एल्वियोलस में कितना होता था 0। तो ये जो हमारे पास जब नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगी तो उसके कहीं अंदर लाई करेगा 0 और 45 पे, जो कि होता है 45। तो ये सारा इधर डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग एक ग्राफ से भी देख सकते हैं, अब आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं दो ऐसी कंडीशन जिसमें एक है फिजियोलॉजिकल शंट। फिजियोलॉजिकल शंट का क्या मतलब होता है कि इसमें हमारे पास वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो कम हो रही है, और वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो हमारे पास क्यों कम होती है कि जब हमारे पास इसमें हम पढ़ते हैं inadequate ventilation to provide the oxygen needed to fully oxygenate, यानी हमारे पास VA हमारे पास अगर कम होगा तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि the blood flow through alveolar capillaries, therefore a certain fraction of the venous blood passing through the pulmonary capillaries doesn't oxygenate। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या बात इन्होंने की है कि हमारे पास ये है एल्वियोलस और ये हमारे पास है ब्लड। अब हमारे पास जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल शंट होता है हमारे पास वेंटिलेशन कम हो जाती है। वेंटिलेशन जब कम होगी ब्लड फ्लो तो नॉर्मल है, कम वेंटिलेशन होगी तो ब्लड फ्लो नॉर्मल था, लेकिन अब सारा ब्लड ऑक्सीजनेट प्रॉपरली नहीं हो सकता बिकॉज वेंटिलेशन कम हो चुकी है। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होती तो सारा ब्लड ऑक्सीजनेट होता, बस इस केस में ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं होगा। सही हो गया। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड शंटेड ब्लड। अब ये वो फ्रैक्शन है जहां पे वेंटिलेशन हमारे पास कम है, ब्लड फ्लो नॉर्मल है और इधर हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकती, तो हम ये पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये किस जगह पे होती है, ब्रोंकियल वेसल्स में। ब्रोंकियल जो वेसल्स होती है वो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ये मैं सर्कुलेशन में पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी पढ़ा चुका हूँ कि ब्रोंकियल वेसल जो होती है वो ऑक्सीजन लंग्स को सप्लाई करती है फॉर न्यूट्रिशन। पल्मोनरी वेसल्स में तो ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, लेकिन अब हमारे लंग्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे लंग्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे ब्रोंकियल वेसल प्रोवाइड करती है। तो उधर हमारे पास यही होता है कि वेंटिलेशन नहीं होती बट प्रोफ्यूजन होती है, और वो वाला जो ब्लड होता है मैंने पहले भी बताया था कि वो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करता है, तो यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है जहां पे सारा ऑक्सीजनेटेड होता है। तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो although alveolar capillary normally 2% of the cardiac output is de-unoxygenated, और ये वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ब्रोंकियल वेसल से आ रहा होता है।
तो हमारे पास आप लोगों ने बस पढ़ लिया, इसमें यही रीजन है, आप लोग इसको पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, फॉर्मूला वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है फेल्स टू ऑक्सीजनेट हो गया। अब कंसेप्ट आ जाता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का। जब हमारे पास वी ए बाई क्यू ज्यादा हो, इसका क्या मतलब है? वी ए बाई क्यू कब ज्यादा होगा? जब हमारे पास प्रोफ्यूजन फॉर एग्जाम्पल कम हो जाए। सही हो गया, वेंटिलेशन ज्यादा है लेकिन प्रोफ्यूजन कम है। तो ये किस केस में होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में? कि हमारे पास प्रोफ्यूजन वेंटिलेशन प्रॉपर थी बट वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वहां पे प्रोफ्यूजन कम है, तो हमारे पास इसको कहती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में दो डेड स्पेसेस होती है, एक तो हमारे पास वो होती है जो एनाटॉमिकल है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो वो है जहाँ पे हमारे पास आपको पता है वेंटिलेशन प्रॉपर है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, माउथ, फेरेक्स, यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉपर है, ज्यादा है। बट हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पास यहाँ पे होता ही नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। प्लस वो डेड स्पेस जहां पे हमारे पास गैस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई, बट वहां पे भी ब्लड जो सप्लाई है वो नॉर्मल ना हो अगर, तो तब हमारे पास वो डेड स्पेस होती है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस वो डेड स्पेस जहाँ पे एल्वियोलाई नॉर्मल है बट ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं है, वो हमारे पास मिला के बनती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो इस केस में आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होगा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में? वर्क ऑफ वेंटिलेशन, जो हमारे पास जो वेंटिलेशन थी वो वेस्ट हो जाएगी, और प्रॉपरली वो ब्लड को तो ऑक्सीजनेट कर सकती थी, मतलब वेंटिलेशन वेस्ट हो गई है कि हमने जो इंस्पायर की थी यार उसमें एबिलिटी थी कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दे, लेकिन वहां पे उसको ब्लड मिला ही नहीं जिसको वो ऑक्सीजनेट करती। अब यही हम एबनॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं कि एबनॉर्मली ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो एबनॉर्मली आप देख सकते हैं जो आपका अपर पार्ट ऑफ लंग्स होता है ना, वहां पे वेंटिलेशन नॉर्मल होती है अपर पार्ट लंग्स के, ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे वेंटिलेशन नॉर्मल होती है लेकिन ब्लड सप्लाई कम होता है, और नीचे वाले पार्ट्स में हमारे पास ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है। तो जो अपर पार्ट है जहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड सप्लाई अगर कम है तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज्यादा होगी। तो जो हमारे पास अपर पार्ट होता है उसपे हम क्या कहेंगे कि वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो ज्यादा है, therefore top of the lung has physiological dead space, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास वी ए बाई क्यू ग्रेटर होता है, और जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ लंग्स होता है यहाँ पे ब्लड परफ्यूजन कम होती है, हमारे पास ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो अगर देखा जाए तो वो कम हो जाएगी। तो जब वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो कम होती है हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। तो ये अब नॉर्मली सिंपल आपको बता रहे हैं अपर और लोअर लंग में ये होता है। आप लोगों ने ये इसको रीड कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज हो जाए, फॉर एग्जांपल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपको पता है कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वी ए हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, वी ए डिक्रीज हो जाएगा तो वी ए बाई क्यू हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एम्फिसीमा में होता है। सही हो गया। टू एबनॉर्मेलिटी स्मोकर्स में हमारे पास क्या होती है? तो स्मोकर्स के केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्मॉल ब्रोंकाई होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जो वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो जीरो को अप्रोच कर रही होती है, बिकॉज जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो वेंटिलेशन जीरो हो जाती है। और जो सेकंड है वो हमारे पास होता है कि जो लंग्स एल्वियोलर वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे पास एल्वियोलर वेंटिलेशन तो प्रेजेंट है बिकॉज वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो यानी इसमें हमारे पास स्मोकर्स में दो इफेक्ट्स हो रहे हैं कि कुछ जगहों पे हमारे पास ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहां वेंटिलेशन जीरो हो जाएगी, और जहां हमारे पास एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहां पे हमारे पास ब्लड फ्लो जीरो हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में हमारे पास फिजियोलॉजिकल शंट भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होगा जब वी ए हमारे पास जीरो होती है, जहाँ पे ब्रोंकाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गए होते हैं, और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वहां पे प्रेजेंट होगी जहां पे हमारे पास ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंकियो जो हमारे पास एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो गए होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि फर्दर वीडियोस अपलोड होती रहेगी तो आप लोगों को अपडेट मिलती जाएगी जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर